नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर जो डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री की सीरीज से संबंधित, उस पे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि अंग्रेज कैसे भारत पे अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, किस प्रकार से जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उनके जो व्यक्ति होते हैं मीर जाफर, राय दुर्लभ, कैसे धोखा देते हैं और अंग्रेज कैसे अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत पे जो अपना विस्तार करते जा रहे हैं, शासन को बढ़ाते जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था एक दूसरी शक्ति थी फ्रांस, जो इनको टक्कर दे रही थी अंग्रेजों को। और फ्रांस का एक शासक आया था डुप्ले। वो किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था डुप्ले की ही एक नीति थी कि वो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, उनके जो राजा हैं, उनसे वो एक समझौता करेगा, संधि करेगा। और कुल मिलाकर जो भारत के राज्यों में जो राजनीतिक चहल पहल चल रही है, उसमें किसी तरीके से वो अपना हस्तक्षेप करेगा। तो इस नीति को डुप्ले तो नहीं कर पाया, डुप्ले को हटा दिया गया था। उसके पश्चात जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने इस नीति को बड़ा अच्छा माना और अंग्रेज, आप देखेंगे, डुप्ले की इसी नीति का प्रयोग करेंगे। अपने जो जो दूत हैं, अपने जो अंग्रेज जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको राजाओं के दरबार में बैठा लेंगे। तो आप देखेंगे द्वैध शासन वगैरह। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, अंग्रेज की हर मतलब जितने भी राजा होते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी पहुंच स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज। अपना एक जो आदमी है वो दरबार में बैठालते थे, ताकि वो जानते जानते रहते थे समय समय पर कि कोई क्या गतिविधि हो रही है और किस प्रकार से उनको आगे शासन की ओर बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था कि 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और जानने की कोशिश की थी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1748 में हुआ था। 46 से लेकर 48 में, उसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया था। और एक संधि की थी जिसको हम एक्सला सापेल की संधि बोलते हैं। उसके पश्चात जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1750-52 के आसपास, उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में किसी प्रकार का निर्णय नहीं निकल पाया। तीसरी जो संधि हुई थी 1760 में, जिसको हम वांडीवास का युद्ध बोलते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को हरा दिया था। और ये जो इनका बीच में युद्ध चल रहा था, केवल भारत में नहीं बल्कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो वहां पर भी इनका फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो लुई 14 होते हैं, लुई 14 एक संस्था स्थापित करते हैं। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भेजी जाती है, ऐसे वो 1764 के आसपास एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर भारत में भेजते हैं। इस प्रकार से आप ओवरऑल समझिए कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है धीरे धीरे अपनी सत्ता को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस की जो 1763 में जो पेरिस की संधि हुई थी, उससे पूरी तरीके से फ्रांस की शक्ति समाप्त हो जाती है। अंग्रेज ही पूरी तरीके से भारत पे अब काबिज हो रहे हैं। तो आज उन्हीं पर कुछ आधारित और सवाल आगे करेंगे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट था। तो पहला था इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया। तो इलाहाबाद की संधि, पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको समझाया था कि 1764 में, अगर बहुत एग्जैक्ट अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या था कि एक तरफ आपके शाह आलम द्वितीय थे जो राजा थे इस समय, शाह आलम सेकेंड जो दिल्ली के सुल्तान थे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और आपके मीर कासिम था। मीर कासिम क्या था? मीर कासिम वही व्यक्ति था जिसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर शिफ्ट की थी। इसलिए शिफ्ट की थी ताकि वो चाहता था कि अंग्रेजों से प्रभाव उसका कम से कम पड़े। तो ये तीन लोग थे एक तरफ, वर्सेस अंग्रेज थे। अंग्रेज, तो अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से इनको पीट कर मारते हैं। और बक्सर का युद्ध अपना जो वास्तव में अंग्रेजों की क्षमता थी, अंग्रेजी सैन्य क्षमता थी, वो अंग्रेज इस युद्ध में दिखाते हैं और हरा देते हैं। शाह आलम
भागने की कोशिश करते हैं, इनको इलाहाबाद में बंद कर लिया जाता है, इनसे इलाहाबाद की और कड़ा के क्षेत्र की दीवानी ले ली जाती है, बिहार की उड़ीसा की दीवानी ले ली जाती है, समझौता किया जाता है इनसे एक प्रकार का। और इसके बदले में अंग्रेज जो हैं इनको 56 लाख रुपए एक दीवानी के रूप में इनको देते थे साल भर का। तो इस प्रकार से पूरा ये सिस्टम चल रहा था। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अंग्रेज क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, युद्ध के बाद वो संधि करते थे, और फिर संधि अगर टूट जाती थी तो संधि के बाद फिर वो उसको कब्जा कर लेते थे। तो ये धीरे धीरे आज आगे चल के आप देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं तो सहायक संधि करते हैं, फिर सहायक संधि के बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं तो वो व्यक्तिगत आपने पढ़ा होगा लैप्स, व्यक्तिगत व्यक्तिगत की नीति अपनाते हैं, मतलब वो जो जिनसे वो सहायक संधि करते हैं जिन राज्यों से, अब उनको वो मिला लेते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था में। तो ये आप देखेंगे 1846-48 के आसपास आए जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज अब अपना जो नीतियां हैं वो इंडिया पे लागू कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर इलाहाबाद की संधि की गई थी, तो किस व्यक्ति से की गई थी? वो की गई थी शाह आलम द्वितीय से। तो शाह आलम द्वितीय से जब की गई संधि तो अंग्रेजों को ये लगा कि अगर वो डायरेक्ट राज्य करेंगे तो हो सकता है जो भारतीय लोग हैं वो उनको पसंद ना करें। उन्होंने भारतीय व्यक्ति को ही एक आधार बनाकर दीवानी जो राइट्स हैं उनका उपयोग किया। तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये संधि हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ यही तैयार हो जाएगा, लेकिन किस व्यक्ति से? शाह आलम से, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड की रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि होती है। और मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है आप मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान के माध्यम से जो है आप देखेंगे कि वो दीवानी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या क्या कहते हैं आपके मुर्शिदाबाद में। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय, तो आपको पता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो की थी आपके शाह आलम द्वितीय ने। तो 1764 में 22 अक्टूबर 1764, ये डेट भी याद रखिएगा बिल्कुल। बक्सर के युद्ध के बाद वास्तविक जो शक्ति है वो अंग्रेजों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि अंग्रेजों के पास इसमें बंगाल की दीवानी राइट्स आ गए हैं। बंगाल क्षेत्र बहुत समृद्ध होता है खेती के मामले में। उस समय एग्रीकल्चर जो टैक्स होता था वही सबसे इम्पोर्टेंट होता था। आज वर्तमान में तो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है उतना, लेकिन उस समय बहुत वैल्यू होती थी। तो आप देखेंगे 1/6 भाग मुगलों के समय में लगता था, 1/4 भाग आपकी उपज का। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी। तो ये संधि कब हुई थी? ये संधि, इसको अगस्त की संधि भी बोलते हैं, या अगस्त की दूसरी संधि भी बोलते हैं। तो 12 अगस्त 1765, ठीक है, और 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय कोशिश कर रहे थे भागने की, लेकिन उनको नजरबंद कर लिया जाता है और उनसे ये संधि की जाती है। तो 12 अगस्त 1765, इसको इलाहाबाद की संधि भी कहते हैं, ठीक है। यहां से उन्होंने किसी तरीके से ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ये कहता है कि कौन सा एक शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो यही है शाह आलम द्वितीय। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शाह आलम द्वितीय से जब संधि की गई तो उन्होंने ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र माना। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, बंगाल उस समय केवल, आज अगर भारत का ये नक्शा बनाया जाए तो मैं अगर ये रफ डायग्राम बनाऊं तो ये बंगाल जो केवल आज यहाँ दिखाते थे, तो ये केवल यहाँ नहीं था, ये पूरा ऐसे पूरा यहाँ विस्तारित असम का क्षेत्र वगैरह भी सब शामिल था इसमें, मेघालय वगैरह का क्षेत्र। तो मेघालय में कुछ जनजातियां रहती थी, आज भी जानते हैं आप, गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ियों के भी नाम है। और यहाँ पे जनजातियां भी हैं, और ये सभी मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं, ठीक है। और पॉलिटी मैंने भी आपको बताया था कि जो अनुसूची 5 है उसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की भी बात की गई है। तो उसमें ये मेघालय भी शामिल है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर,
4 ये राज्य उसमें शामिल हैं और छठवें जो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, तो उसमें जो शेष हैं उनकी प्रशासन की बात की गई है। तो गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियाँ हैं और जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया और सभी मात्र सत्तात्मक जनजातियाँ हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ज़्यादातर पहाड़ियों के नाम जनजातियों के आधार पर रखे गए। कथन लिख देंगे फिर कारण, क्योंकि वो सभी मात्र सत्तात्मक जनजातियाँ हैं और बहुत प्राचीन हैं। तो दोनों कथन कारण सही हैं, क्योंकि जनजातियों के आधार पर ही पहाड़ियों के वहाँ पर नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेजों जब इन्होंने यहाँ पर आपको बता रहा था जो मैं, कि जब यहाँ पर दीवानी राइट्स प्राप्त हुए तो यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ हैं इन जनजातियों से भी अंग्रेजों का सामना होता है। तो खासी जनजातियों से इनका सबसे पहले सामना होता है, फिर खासी विद्रोह भी बाद में इसलिए अंग्रेजों से मिलता है देखने को। फिर आप देखेंगे, मैं आपको एक बार मैंने पढ़ाया था इनर लाइन परमिट, और वो बंगाल फ्रंटियर करके एक एक्ट आता है 1864 के आसपास, उसमें इनर लाइन परमिट की बात होती है। सोचिए जब ये विद्रोह वगैरह होने लगते हैं तो फिर वो इनर लाइन परमिट वगैरह चालू करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। उनका पूरा जो उद्देश्य था कि कोई और व्यक्ति इस लाइन के अंदर नहीं जाए, वही केवल अंग्रेज ही केवल पूरा दोहन करें। कुल मिलाकर उनकी जो आर्थिक नीति थी वो ये थी कि शोषण करना है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए थे। आगे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अब देखिए पहले आप, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आंग्ल मैसूर युद्ध ये तो अभी थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे इसमें बाद में। ये 1700 आपके 68 और 72 के आसपास होता है। मतलब आंग्ल सिख युद्ध तो बाद में होता है 1846 के आसपास। प्लासी की लड़ाई 1757 होती है और ये होती है 1764। प्रथम युद्ध विशेष तो प्लासी का माना जाएगा, लेकिन ये बोला सर्वाधिक निर्णायक कौन था? तो सर्वाधिक निर्णायक था बक्सर की लड़ाई। कारण क्या है बक्सर की लड़ाई के पश्चात? क्योंकि 1757 प्लासी के बाद अभी फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों को पहले हराया है ना 1760 में। तो उससे भी ज्यादा निर्णायक जो काम हुआ वो 1764 में हुआ था। तो आपको पता, ये याद रख लीजिए कि 22 अक्टूबर 1764 को तीन जो शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और आपके मीर कासिम, तीनों की जो मिश्रित सेना थी उसको अंग्रेजों ने हराया था। लॉर्ड क्लाइव की बकाया निर्णायक उनकी क्षमता थी, उसके अनुसार उनको हराया गया था। अब आगे चलते, सॉरी लॉर्ड क्लाइव नहीं थे इस समय, क्लाइव तो 1765 में आते हैं, वो आपके 1757 वाली प्लासी की युद्ध में थे लॉर्ड क्लाइव। इस समय कोई थे, अभी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में उसको बताया हुआ है। चलिए अभी याद आ जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा अभी आपको। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह आलम द्वारा बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो किसको दिए गए थे? 1765 में दिए गए थे, 12 अगस्त 1765 में ये अधिकार दिए गए थे। ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभार RO में पूछ लेता है। हालांकि यूपीपीसीएस में अब इस टाइप के सवाल आना बंद हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 2 ही साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके पहले ये पूछे जाते थे लगातार। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड कार्नवालिस बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, ये अब आपके आपके 1773-74 के बाद आना चालू करेंगे। फिर वारेन हेस्टिंग्स आएंगे, लॉर्ड वेलेजली आएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1832 के आसपास, 1827, 27, 28 के आसपास आएंगे। अभी जब गवर्नर जनरल का लेक्चर पढ़ेंगे तो सवालों को हल करेंगे, तो वहां पर एक बार फिर इन सब के नाम आएंगे, तो बाकायदा विस्तृत रूप से समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वेलेजली, क्लाइव के लिए तो इम्पोर्टेंट केवल प्लासी का युद्ध है, और अगस्त की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि, ये इंपॉर्टेंट है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे वो सब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और फ्रांस की तरफ से जो काउंट लाली ये थे, और इधर की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से आयर कोट करके
जो सेनापति थे वो थे। तो आयर कोर्ट ने इधर अंग्रेजों के नेतृत्व किया था, जब काउंट लाली ने फ्रांस का किया था। और इसके पहले डुप्ले थे। डुप्ले को हटा के काउंट लाली को लाया गया था, क्योंकि आप को मैंने बताया था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो फ्रांस के जो लुई 14 थे, लुई 14, तो जब वो 1664 में कंपनी बनाते हैं, आई थिंक मैंने इसके पहले कहीं 1764 बोल दिया था, माय मिस्टेक। शायद 1664 में जब उन्होंने कंपनी बनाई थी, तो फिर धीरे 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 आप देखेंगे 1789 में लुई 16 आ जाते हैं, जब फ्रांस की क्रांति होती है। तो लुई 15 और 16 के बीच में ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की व्यवस्था हो। डुप्ले बार बार परेशान कर रहे हैं, तो डुप्ले को हटा कर काउंट लाली को लाया गया था। और काउंट लाली बांडीवास के युद्ध में शामिल थे और वो हार गए थे। अगर यदि डुप्ले होते तो कहते हैं कि भारत, ये जो फ्रांसीसी थे वो जीत जाते। लेकिन डुप्ले की राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया, उनको वापस बुला लिया था वहां के राजा ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। कुछ निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि अभी भारत, अभी जब अंग्रेजों की फ्रांसीसी की हमने लड़ाई करवा दी है, देख लिया है। अब अंग्रेजों का थोड़ा मराठाओं से, अंग्रेज और मराठा, आप मूवियां भी देखते होंगे, तो बहुत सारे अंग्रेजों के मराठाओं से युद्ध हुआ। मराठा से आप मैसूर युद्ध से देखेंगे, मैसूर मराठा, फिर सिख युद्ध देखना है आपको। ठीक है, और आपका मतलब ये तीन जो राज्य थे, इनसे आपको युद्ध अभी देखेंगे, सवालों को भी हल करेंगे आने वाले जो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें। तो सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ था अंग्रेजों को, मराठा से हुआ था। आपको पता है मुगलों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठाओं ने। मराठा एक उभरती हुई शक्ति थी। इसका जो राज्य था, अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर ये पूरा विस्तार होता चला जाता है, साउथ तक इनका प्रभाव रहता है। ये थोड़ा सा जो इनका काम रहता था मराठाओं का, कि ये युद्ध जीतते थे और लूट कर वापस ले आते थे। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर अपने राज्य का संगठन तो नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा थोड़ा सा युद्ध करते रहते थे। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत परेशानी का विषय था, लेकिन फिर भी मराठाओं की शक्ति लगातार विस्तारित हो रही थी। इधर बुंदेलखंड मराठा और मालवा के क्षेत्र तक पूरा आप देखेंगे सिंधिया लोग वगैरह आ जाते हैं ग्वालियर में। और आप इंदौर में देखेंगे तो होलकर समुदाय रहता है। तो कई प्रकार के आप मराठाओं की शक्तियों का आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा विरोध जो किया था वो मराठाओं ने किया था। और 1742 1782 के आसपास इनके साथ सलबई की संधि हुई थी। सलबई की संधि हुई थी, इसमें बोला गया था कि मराठा 20 साल तक अंग्रेजों से किसी प्रकार का, ना अंग्रेज ना मराठा किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ेंगे आपस में। और मराठा शांत हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने मराठाओं को हराने के लिए लगातार रणनीतियां बनाई। मराठा इस बात को समझ नहीं पाते हैं। फिर 1802 में जब वेले जली आते हैं, तो इनके साथ सहायक संधि करते हैं। फिर धीरे धीरे मराठाओं की शक्तियों को भी क्षीण किया जाता है, कमजोर किया जाता है। तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो मराठाओं की शक्तियों ने किया था। आगे देखते हैं। वांडीवास की तो 1760 में हुआ था, अभी मैंने बताया आपको 22 अक्टूबर 1760, ये डेट याद रखिएगा। सॉरी, फ्रांस के साथ हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था 1760 में। और 1763 में पेरिस की संधि हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और फ्रांस और अंग्रेजों की जो आपस में विद्रोह थे, वो एक तरीके से संधि के माध्यम से समाप्त कर दिए गए थे। और ये बोला गया था कि ब्रिटिश के पास जो उनके क्षेत्र है, अब किसी प्रकार से लड़ाइयाँ नहीं होगी। एक प्रकार की शांति समझौता हो गया था 1763 में। अंग्रेज उस मतलब अंग्रेजों की तरफ पक्ष ज्यादा झुका हुआ था। कहने की बात यह है कि फ्रांस हार गया था पूरी तरीके से, मजबूरी में उसको संधि करनी पड़ी थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा युद्ध सही सुमेलित है। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। चिलियावाला का युद्ध, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा सिखों के साथ जब लड़ाइयाँ होती हैं
अंग्रेजों की। तो ये चिलियावाला का युद्ध होता, बड़ा फेमस युद्ध है ये भी। 1846-47 के आसपास ये मिलेगा आपको। खुर्दा का युद्ध ये 1775 के आसपास हुआ था। ये मराठा और निजामों के बीच, सॉरी, मराठा और निजामों के बीच में हुआ था, साउथ में। और बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध, ये लाइफ लिख गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर। मीर जाफर नहीं है, मीर कासिम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं मीर जाफर से आप पहले यहीं टिक लगा दें। तो आपको सारे ऑप्शंस भी देखने हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये फ्रांसीसी के खिलाफ, विशुद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध था। इसका आंसर फ्रांसीसी हो जाएगा। स्पेन से कोई मतलब नहीं है, मैसूर से मतलब नहीं है, कर्नाटक से मतलब नहीं है। ये हो सकता था एक से अधिक हो जाता, लेकिन कर्नाटक का अगर ये युद्ध होता तो शायद इसको हम टिक कर सकते थे, लेकिन ये वांडीवास का युद्ध था। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिससे अंग्रेजों के में प्रयुक्त को संस्थापित किया था, भारत में प्रयुक्त को संस्थापित किया था, राज्य को संस्थापित किया था। तो इसका जो आंसर है वो वांडीवास का युद्ध है, नहीं सॉरी, बक्सर का युद्ध है 1764। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो यहाँ का दीवानी राइट्स था, उसके पास जितना भी पैसा मिला, उसने बहुत भारत में अंग्रेजों को शक्तिशाली बना दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद देखिए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने वाले ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? मैंने आपको गारो खासी जयंतियों के बारे में भी बताया। तो जो खासी जनजाति थी सबसे पहले उसके संपर्क में आया, तो खासी विद्रोह आपको बाद में देखने को मिलेगा धीरे धीरे। 1800 के सन 1800 के आसपास जब धीरे धीरे खासी जो नियम कानून थे, खासी जयंतियां जो जनजाति थी, उस पर हस्तक्षेप करना चालू कर देते तो खासी विद्रोह भी शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले खासियों के संपर्क में हुआ है, तो खासी विद्रोह 1765 ईस्वी में जब मिला उनको, तो खासियों के संपर्क में आए हुए। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा सवालों को समझ लिया, और इन क्वेश्चंस को देखा तो ज्यादातर आपने देखा होगा क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे, बस उनको पूछा अलग अलग तरीके से गया था। तो बस इतना ही हमको तैयार करना है। ये हमारा ओवरऑल पढ़ने का तरीका होता है कि हमारे आयोग में कैसे सवाल आते हैं, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब आयोग थोड़ा कथन और कारण और मल्टीपल चॉइस वाले कुछ सवालों को रखने लगा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सवाल ऐसे रहेंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके के सवालों को भी हल करते हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये पुराने सवाल हैं, पुराने ईयर्स के ही, अगर इन सवालों को आप हल करते हैं तो इन्हीं में से वही कथन कारण भी बनाएगा। अभी वो बहुत डीप सवाल नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी की तरह। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन रखना है। तो आज इतना ही रखेंगे फिर, ठीक है। और तो हम लोगों ने समझा कि वांडीवास का युद्ध और आपका बक्सर का युद्ध, शाह आलम द्वितीय कौन थे, इन सब चीजों को समझा। तो आज इतना ही रखेंगे। हिस्ट्री की जो सीरीज है वो 5वां पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया। 6वें पार्ट में, 7वें पार्ट में अब धीरे धीरे हम लोग शक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे, राज्यों से कैसे शक्तियां मिलती हैं, आपके मैसूर, पंजाब, मराठाओं से किस प्रकार से युद्ध होते हैं, उन पे आधारित सवालों को हल करेंगे। और धीरे धीरे गवर्नर जनरल से संबंधित जो सवाल आए थे उनको भी हल करेंगे। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।